इसके बाद में अगला टॉपिक है CFT की लिमिटेशंस क्या है। फ्रॉम द अजम्पशंस दैट लिगेंड जो है पॉइंट चार्जेज माना गया था, इट फॉलो दैट एनायनिक लिगेंड जो है शुड एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि एनायनिक लिगेंड जो है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे लो एंड पर थे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहां पर हमने लिगेंड को स्ट्रॉन्ग से लेकर वीक लिगेंड के ऑर्डर में अरेंज किया था, तो जो नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड थे वो वीक की साइड थे, जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, ऐसा। जबकि जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उनको सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग करनी चाहिए थी। सेकंड पॉइंट आता है डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवलेंट करैक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। CFT है उसने टोटली इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको आयनिक माना है, लेकिन कोई भी बॉन्ड जो है वो कंप्लीटली आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज कोवलेंट की भी मिलेगी। ज्यादा परसेंटेज आयनिक की मिल सकती है लेकिन कुछ ना कुछ तो कोवलेंट भी होगा। यहाँ पूरा 100% उस बॉन्ड को, इंटरेक्शन को आयनिक माना गया है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। फिर आता है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। ये क्या है? कंपाउंड है जिनके अंदर एटलीस्ट कम से कम एक मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होना चाहिए, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, इनके अंदर सिग्मा और पाई दो प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जैसे मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा ट्रांसफर किए जाते हैं मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तब जो बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड। ये फॉर्मेशन हुई है सिग्मा बॉन्ड की जब लिगेंड ने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर अपने लोन पेयर ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद में आता है पाई बॉन्ड कब फॉर्मेशन हुई है? जब मेटल जो है बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फील्ड डी ऑर्बिटल, मेटल के पास भी डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। जब मेटल क्या करेगी, इसको लिगेंड जो है लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार के अंदर ट्रांसफर करेगी, तब जो फॉर्मेशन होगी वो होगी पाई बॉन्ड की। आगे दिया है मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट करती है सिनर्जिक इफेक्ट। ये जो है बॉन्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है। मेटल और कार्बोनिल जो लिगेंड है इन दोनों के बीच में बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। आगे दिया है, यहाँ दिखाया गया है CO जो एक मेटल के साथ में जुड़ा हुआ है, ये है मेटल M। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है कि कार्बन के ऑर्बिटल के अंदर एक लोन पेयर है जो मेटल के एक वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपने लोन पेयर को ट्रांसफर करेगा, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। फिर दिखा रखा है कि मेटल के पास भी पहले से डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये मेटल ट्रांसफर करेगी लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, यहाँ फॉर्मेशन होती है पाई बॉन्ड की। सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाएगी क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो चुकी है। फिर आता है जैसे यहाँ MN2, मेटल सेंटर दो हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, 10 कार्बोनिल लिगेंड है, ये हर एक MN मेटल के साथ में 5 जुड़े हुए हैं, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद में है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में CO कार्बोनिल लिगेंड है, 2 कोबाल्ट के जो एटम है वो आपस में जुड़े हुए हैं और हर एक कोबाल्ट के पास 4 कार्बोनिल लिगेंड है, ये दिखाया गया है। फिर उसके बाद में आता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रिफर करती है डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीसीज जो भी इन्वॉल्व होती है इस प्रोसेस के अंदर। जैसे यहाँ दिखाया गया है, मेटल है, मेटल के साथ में 4 लिगेंड, ये फाइनल स्टेप है जिसमें M मेटल के साथ में 4 लिगेंड अटैच होंगे, एसोसिएशन हुई है। इसको अगर स्टेप वाइज देखा जाए, ये तो हुआ ओवरऑल रिएक्शन है, स्टेप वाइज देखेंगे तो यहाँ दिया गया है, जैसे यहाँ देखो, ये मेटल के साथ में एक लिगेंड कंबाइन किया, Ml फॉर्मेशन हुई है। इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो डिनोट किया गया है K1, हम लिखते हैं इसको प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, ये लिगेंड, ऐसा हुआ। नेक्स्ट में Ml बन चुका था, उसके साथ में एक लिगेंड और अटैच होगा तो यहाँ हो जाएगा Ml2, ऊपर लिखेंगे, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, ऊपर आएगा Ml2 डिवाइड में MlL। नेक्स्ट स्टेप में Ml2 के साथ में एक लिगेंड और अटैच होगा Ml3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएंगे रिएक्टेंट। फिर आता है Ml3, इसके साथ में जो लास्ट स्टेप है 4th, इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K4, प्रोडक्ट ऊपर लिखा है, रिएक्टेंट नीचे लिखे हैं, ये हो जाते हैं स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे दिया गया है जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो दिखाया गया है, इन सभी की ओवरऑल रिएक्शन थी, बीटा के साथ में डिनोट किया गया, प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे है, लिगेंड 4 थे तो इसकी पावर में 4 लिख दिया। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो स्टेप वाइज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। जितने भी स्टेप में रिएक्शन हुई थी, 4 स्टेप में रिएक्शन हुई थी, तो यहाँ पर K1, K2, K3, K4 जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आए थे, इन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट मिलता है। अगर लॉग लगाया जाए बोथ साइड में तो यहाँ हो जाएगा log B4, log K1, log K2। जब कोई भी दो एंटिटी मल्टीप्लाई में होती है, log लगाया जाता है, वो प्लस में चेंज हो जाएगी, प्लस
log K3 प्लस log K4। आगे दिया है द इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, इसको डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट या फिर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जो हमारे पास B था इसके रेसिप्रोकल होगा यानी उल्टा होगा कौन सा, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है। आगे दिया है ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इस कॉम्प्लेक्स के लिए गिवन दैट इसके लिए बीटा 4 यानी बीटा 4 दे रखा है फॉर दिस कॉम्प्लेक्स 2.1 ये वैल्यू दे रखी है, हमें निकालना है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं तो हमने 1/β4 लिख दिया, 1/2.1 × 10 की पावर 13 वैल्यू आ जाएगी ये। फिर आगे आता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ये दिया गया है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है जिसने लैम्डा मैक्स ये शो किया है, सेकंड ने इतनी वैल्यू, थर्ड ने इतनी वैल्यू। ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, किस कॉम्प्लेक्स की। तो हमने ये पढ़ा है एनर्जी जो होती है एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, लैम्डा के। अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है किसी रेडिएशन की तो उसकी एनर्जी कम मिलेगी, और हमें ये बताना है कि इनमें से CFSE किसकी ज्यादा हो। हम ये देखेंगे कि लैम्डा किसका कम है। ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है इसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसी है, मिनिमम है 310। लैम्डा इनवर्सली होता है किसके, एनर्जी के, यानी इस कॉम्प्लेक्स ने क्या है ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया होगा। ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को क्यों एब्जॉर्ब किया, क्योंकि उन दो लेवल के बीच जो स्प्लिटिंग हुई थी, इन लेवल के बीच में जो गैप था, जो एनर्जी थी वो ज्यादा थी, हमें यही तो बताना था। आंसर हो जाएगा COCN6 3 नेगेटिव। फिर आता है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट हो, उसको बोला जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट हो, इसको बोला जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के अंदर हमें सिस और ट्रांस देखने को मिलता है जब सेम लिगेंड एक साइड में हो। फेशियल मेरीडायोनल ये देखने को मिलता है। ऑप्टिकल के अंदर जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड में तो लीवो रोटेटरी, राइट साइड में तो डेक्स्ट्रो। यहाँ पर टाइप्स दिए गए हैं। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म यानी सॉल्वेंट के अंदर डालने के बाद में वो किस प्रकार से आयन जनरेट करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये एग्जांपल में समझ में आएगा। सॉल्वेट है, हाइड्रेट है, लिंकेज है या कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद में आता है सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन है, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखे हैं, ये दोनों एग्जांपल देखोगे तो मेटल दोनों के अंदर कोबाल्ट है, लिगेंड अमोनिया है, कितने हैं 5 हैं, यहाँ भी 5 है। SO4 है, SO4 यहाँ बाहर है, एक में अंदर है। Br है, Br है, यानी दोनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे के सारे सेम है। अंतर केवल इसमें आता है कि पहले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ब्रोमीन है वो बाहर है, नेक्स्ट के अंदर ब्रोमीन जो है वो अंदर है। जब भी इसको सोलवेंट के अंदर डाला जाएगा तो यहाँ पर बनेगा Br नेगेटिव जनरेट होगा, जब यहाँ पर डाला जाएगा तो ये जनरेट करेगा SO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव। इससे क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के आयंस जनरेट हुए, इसलिए इसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इन दीज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इंटरचेंज ऑफ लिगेंड टेक प्लेस बिटवीन कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा लिगेंड का। आगे दिया है सोलवेट हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होता है। हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म स्पेशल केस होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ वाटर देखने को मिलता है कोऑर्डिनेशन और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में। जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं और क्लोरीन लिगेंड आयन काउंटर आयन के रूप में है, बाहर अटैच है। नेक्स्ट के अंदर सारे के सारे लिगेंड सेम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा H2O अंदर कितने हैं 5 हैं, एक H2O बाहर है। उससे नेक्स्ट में अंदर की तरफ H2O कितने हैं 4 हैं, 2 H2O के मॉलिक्यूल बाहर हैं। लिगेंड का इंटरचेंज होता है अंदर और बाहर, और ये जो लिगेंड इंटरचेंज होता है ये है H2O, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद में आगे दिया है लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि एम्बीडेंटेट लिगेंड यानी इनके पास कैपेसिटी होती है बाईडेंटेट की, इनके पास डोनर साइट होती हैं 2। जैसे CN की बात करें तो कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी। एक बार कार्बन मेटल से जुड़ सकता है, एक बार नाइट्रोजन जुड़ सकता है मेटल के साथ। कैपेसिटी है 2 की, लेकिन ये मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। एक टाइम पर केवल एक ही डोनर साइट है वो मेटल के साथ में अटैच होगी। इनको बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जब एम्बीडेंटेट लिगेंड आ जाए कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे यहाँ मेटल है, मेटल के साथ में नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया है, अगले में मेटल के साथ में सल्फर ने बनाया है, बाइंड थ्रू नाइट्रोजन, बाइंड थ्रू सल्फर। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म लिगेंड इज अटैच टू सेंट्रल मेटल वाया डिफरेंट डोनर एटम के साथ में अटैच होगा। जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये रेड कलर में तब फॉर्म होता है जब नाइट्राइट लिगेंड है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हो। दूसरी तरफ ये येलो फॉर्म में तब फॉर्म होता है जब नाइट्रोजन
मेटल के साथ जुड़ा हो। ऐसे लिंकेज जो आइसोमेरिज्म है वो कलर भी चेंज कर देता है। फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस टाइप के आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है, इंटरचेंज होता है लिगेंड का बिटवीन कैटायनिक और एनायनिक एंटिटी ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। जैसे नीचे दिया है, एक कॉम्प्लेक्स है ये और दूसरा कॉम्प्लेक्स है ये। पहले कोबाल्ट के पास अमोनिया लिगेंड है, क्रोमियम के पास CN लिगेंड है। जब इनके बीच में इंटरचेंज होगा तो क्रोमियम के पास आ जाएगा अमोनिया लिगेंड और कोबाल्ट के पास क्या आ जाएगा, CN। ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फिर दिया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज होते हैं इट्रोलेप्टिक, जहां पर लिगेंड डिफरेंट अटैच हो मेटल के साथ ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हो सकती है, dsp2 हो सकती है। sp3 टेट्राहेड्रल के लिए होगी, dsp2 स्क्वायर प्लेनर के लिए। ऑल पोजीशन आर इक्विवेलेंट है, सो इट डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसके केस में बोला गया है, टेट्राहेड्रल के केस में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा हो। स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है Ma4। जैसे मेटल है, मेटल के साथ में A और यहाँ भी A, यहाँ A ये दिखा रखा है। जब सारे के सारे लिगेंड सेम अटैच है मेटल के साथ में तो यहाँ किसी प्रकार का भी आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता। इसकी पहचान ऐसे की जा सकती है कि कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को एक प्लेन से कट कीजिए, दोनों पार्ट अगर सेम बनते हैं, इक्वल बनते हैं तो वहाँ आइसोमेरिज्म नहीं होगा। दूसरे केस में दिया है मेटल है, मेटल के साथ में A और यहाँ क्या है, A कंबाइन है, इसके साथ में यहाँ B है। क्या इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले B की पोजीशन को चेंज करके हम किसी प्रकार से भी डिफरेंट पोजीशन नहीं बना सकते कॉम्प्लेक्स की। अगर इसको पहचान करनी है तो इसके अंदर से अगर हम एक प्लेन पास करते हैं, ये प्लेन यहाँ से होके जाए तो ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा, यहाँ से भी इक्वल पार्ट है तो यहाँ आइसोमेरिज्म नहीं होगा। फिर आता है Ma2B2। इसके अंदर होगा, हम क्या कर सकते हैं, A को यहाँ कंबाइन करवाया, A को यहाँ अटैच करवा दिया, B यहाँ और B यहाँ। एक बार में ऐसा है कि दोनों के दोनों जो सेम है एक साइड में आए हैं, इसको बोला जाएगा सिस। और दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, अगले में मेटल के साथ में A को यहाँ अटैच करवा दिया, A को यहाँ, फिर B और B। जो सेम लिगेंड होते हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो इसको बोला जाता है ट्रांस। Ma2BC इसके अंदर भी आइसोमेरिज्म होगा। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जब हम रियल में कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ट्रांस क्या है, सिस क्या है। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया है PT के साथ में अमोनिया 2 टाइम अटैच है, क्लोरीन 2 टाइम अटैच है, तो हमने क्या किया, ये कुछ ऐसा सिस और ट्रांस बनाएगा। मेटल है प्लेटिनम के साथ में अमोनिया अटैच करवा सकते हैं, यहाँ अमोनिया हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा क्लोरीन और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ये बना है कौन सा, सिस, क्योंकि जो सेम लिगेंड है एक साइड में है। प्लेटिनम के यहाँ अगर हमने अमोनिया अटैच करवा दिया, दूसरी तरफ यहाँ अमोनिया है, यहाँ हो जाए क्लोरीन और यहाँ हो जाए क्लोरीन। जो सेम लिगेंड है वो डिफरेंट साइड में आए हैं, यानी क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको बोला जाएगा ट्रांस। ये कैसा बना, ट्रांस आइसोमर बना है, ऐसे बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर A और A जो सेम लिगेंड है एक साइड में आए हैं तो इसको बोला जाएगा सिस। जब ये A और A अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे तब इसको बोला जाएगा ट्रांस। आगे दिया है MABCD, यानी 4 लिगेंड के साथ में अटैच है और चारों के चारों कैसे हैं, डिफरेंट है, A B C और D। इसमें क्या होगा, A और B को ऐसे अटैच करवा सकते हैं, नेक्स्ट टाइम A और B को पास लेके आ सकते हैं, आइसोमर तो बनेगा, नाम चाहे इसका ना दे रखा हो। आगे दिया है जब मेटल के साथ में A और A ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ये ऐसे जुड़ेगा, जैसे A है और A है, ये एक लिगेंड है, ये अटैच है मेटल के साथ में, ऐसे 2 डोनर साइट है इसके पास, तो ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता है, नहीं बनाता है। जब MAB2 यानी जो लिगेंड जुड़ने वाला है उसमें A और B ऐसे रखे जाएंगे तो ये कहलाएगा सिस, क्योंकि यहाँ पर A जो है वो दोनों के दोनों ऊपर की साइड आए हैं। फिर हम इसको रिवर्स करके अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा A और B को ऊपर लिख दिया, ऊपर A और B था, ये दोनों अपोजिट हो जाएं, A और A है वो अपोजिट में है, इसको बोला जाएगा ट्रांस। फिर आता है ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, मेटल है, मेटल के साथ में NH2 जो इस लिगेंड का हिस्सा था वो दोनों के दोनों कैसे हैं, एक ही साइड में आए हैं, तो इसको बोला जाएगा सिस। फिर दिया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है उसके अंदर कैसा है, Ma6 ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, Ma5B ये भी शो नहीं करता, ये एग्जांपल से समझ में आएंगे। आगे दिया है अगर ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जुड़े हों 3 तो ये भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। जैसे
जैसे ये कॉम्प्लेक्स दिया है, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया 4 टाइम और क्लोरीन जुड़े हुए हैं। जब क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में है तब इसको बोला जाएगा ट्रांस, जब क्लोरीन सेम साइड में है तब इसको बोला जाएगा सिस। फिर आगे दिया है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में EN जुड़ा है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, क्लोरीन जुड़ी है। अब देखिए EN जो है वो बाइडेंटेट है तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, मेटल के साथ। यहाँ भी EN 2 टाइम आया था तो इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, बचे हुए 2 बॉन्ड किसने बनाए, क्लोरीन ने। जब ये दोनों क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको बोला जाएगा ट्रांस, जब ये सेम साइड में है तब इसको बोला जाएगा सिस। आगे दिया है कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में अमोनिया अटैच है 3 टाइम, NO2 है 3 टाइम। जब 3 लिगेंड आते हैं सेम टाइप के, तीनों को अगर सेम साइड में रखा जाए तब इसको बोला जाता है फेसियल। जब 2 एक साइड में हो, तीसरा इन दोनों के अपोजिट हो तब इसको बोला जाता है मर आइसोमर, मेरीडायनल आइसोमर। आगे दिया है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ये मिरर इमेज होते हैं बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। अगर उस मिरर इमेज को कंपाउंड के ऊपर रखा जाएगा तो वो पूरी तरीके से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कवर नहीं कर पाएगी, इसको बोला गया है कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। इन आइसोमर का नाम है इनएंशोमर। द मोलिक्यूल आर आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कायरल। ऐसे मोलिक्यूल जो सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते। आगे शो किया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास करवाई जाएगी किसी सब्सटेंस से, अगर ये रोटेट हो जाती है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करता है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। अब डायरेक्शन देखी जाएगी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस डायरेक्शन में मोड़ा गया है। अगर वो उस लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दे तो वो बोला जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। D से डिनोट कर सकते हैं, प्लस से दिखा सकते हैं। लेफ्ट साइड में अगर उसने लाइट को मोड़ दिया है तो वो कहलाएगा लीवो रोटेटरी, L से दिखा सकते हैं नेगेटिव साइन से। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं ये, इन्वॉल्विंग डाइडेंटेट लिगेंड या फिर बाइडेंटेट लिगेंड जिनके पास हो। जैसे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स दिखा रखा था कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ में EN जुड़ा है, यहाँ क्या है EN जुड़ा है और यहाँ भी एक EN जुड़ा है। जब इस कॉम्प्लेक्स के सामने यहाँ एक मिरर रखा गया, इमेज कुछ ऐसी बनेगी। ये जो EN है ये यहाँ आ जाएगा, ये दोनों EN ऐसे दिखाई देंगे, ये है ऐसे। अगर मैं इस मिरर इमेज को उठाकर इसके ऊपर रखूं तो ये कुछ ऐसी रखी जाएगी, एक EN यहाँ आएगा, दूसरा EN यहाँ आएगा, तीसरा EN यहाँ आएगा। यानी मिरर इमेज ने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरीके से कवर नहीं किया है तो ये इनएंशोमर बन जाएगा। आगे दिया है जैसे ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर प्लेटिनम के साथ में यहाँ EN अटैच है, ऊपर क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ये हुआ ट्रांस आइसोमर। आगे दिया है सिस। अगर यहाँ कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इस आइसोमर के सामने मिरर रखा जाए तो इसकी इमेज भी कुछ ऐसी बनेगी जो इसको पूरी तरीके से कवर कर लेगी। प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ में एक EN ऐसे आएगा, दूसरा EN ऐसे, क्लोरीन ऊपर है और क्लोरीन नीचे है। मिरर इमेज को इसके ऊपर रखा जाएगा तो ये पूरी तरीके से कवर कर लेगी, यानी ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। एक्टिव कौन होगा, जिसके सामने अगर मिरर रखा जाता है और वो ऐसी इमेज बनाता है, वो इमेज सुपर इम्पोज ना करती हो कॉम्प्लेक्स को। जैसे इसके सामने रखा गया तो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आया यहाँ, ये EN आया यहाँ और ये जो EN है ये हमें यहाँ शो करेगा, ऊपर क्लोरीन है। मैं इस मिरर इमेज को यहाँ उठा के रखूंगा तो ये पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, यानी ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है।